हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और संपूर्ण हिंदी की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है हिंदी साहित्य। इसमें लेखक, कवि और उसके उपनाम। मैं आप लोग को इसमें संपूर्ण साहित्य के बारे में समझा दूंगा। इसके बाद आपको दोबारा इस टॉपिक से कोई वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संपूर्ण हिंदी की तैयारी बेसिक से करने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और कौन से कवि की उपनाम क्या है। ठीक है, उन सबों को हम एक नज़र में देख लेंगे। इसके बाद आपको दोबारा कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला है तुलसीदास। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से समझते हैं। उसके बाद तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास और राम बोला के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास या फिर राम बोला के नाम से भी तुलसीदास को जाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। इन्हें लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस के उपनाम से भी जाना जाता है। तो देखिए तुलसीदास को कितने उपनाम से जाना जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। आप सबको याद रखिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, उसके बाद समझते हैं। तो पहला इसका है विनय पत्रिका, उसके बाद है कवितावली, उसके बाद है गीतावली, उसके बाद दोहावली, जानकी मंगल और रामलल्ला नाचू। ठीक है, ये सब इसकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट। चलिए अब उसके बाद है कबीरदास। ठीक है, चलिए कबीरदास के बाद समझते हैं। तो कबीरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है समझिए। बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं, ये भी याद रखिएगा। जो बीजक है इसके कुल मिलाकर 3 भाग है। इसमें पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास को कहा जाता है। ठीक है, और यह जो उपनाम है भाषा का डिक्टेटर, यह किसने दिया? तो यह दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसको? कबीरदास को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किसने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद कबीरदास के दोहों को साखी के नाम से भी जाना जाता है। जो कबीरदास का जो दोहा है उसे साखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। उसके बाद है सूरदास। अब चल देखते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। समझिए सूरदास को क्या क्या बोला जाता है। तो पहला तो है हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। उसके बाद वात्सल्य रस का सम्राट, भवाधिपति, अष्टछाप का जहाज, इन सभी उपनामों से सूरदास को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो समझिए इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहला है सूर सागर, उसके बाद है सूर सारावली और है साहित्य लहरी। ये किसका है? तो सूरदास की प्रमुख कृतियां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से। चलिए देखते हैं आगे। उसके देखते हैं नेक्स्ट रहीम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां से। रहीम यह अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन? तो रहीम। ठीक है, ये अकबर के प्रधान सेनापति है, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। ये भी याद रखिएगा, अकबर ने रहीम को खान खाना की उपाधि से भी नवाजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रहीम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में। तो इसका जो प्रमुख रचनाएं हैं, रहीम सत्सई, मदनाष्टक और वैरवे नायिका। ठीक है, इसकी प्रमुख नृत्यां हैं, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है। किन्हें? मैथिली शरण गुप्त को। किसका? राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान है। ठीक है, यानी कि मिला है। आगे बढ़ते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में कनक लता नाम से भी जाना जाता है। कवि मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में
कनकलता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, कनकलता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कनकलता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, देखते हैं। क्या है? जयद्रथ बध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध और साकेत। ठीक है, इसकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे आगे देखते हैं हम बिहारी के बारे में। ठीक है, चलिए बिहारी के बारे में देखते हैं। गागर में सागर भरने का वाले कवि किसे कहा गया है? तो बिहारी को ही कहा गया है। क्या? गागर में सागर भरने वाले कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। कौन? बिहारी। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इसकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। क्या नाम है इसका? बिहारी सतसई। ठीक है, इसकी एकमात्र रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में बिहारी जी रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? रीति सिद्ध कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? बिहारी को जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद। चलिए जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु, झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। क्या क्या? आधुनिक कविता के सुमेरु और झारखंडी कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के कुछ प्रमुख रचनाएं समझते हैं यहाँ से। तो इसकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कामायनी, आंसू झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानक, कुसुम और प्रेम पथिक। ठीक है, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं आगे। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए इसके बाद समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में छायावाद काल के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या? देखिए, तुलसीदास, वो किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा, दोषरण और राग विराग। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। देखिए, तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप से भी जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, उपनाम से। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किसके लिए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी यह विभूषित है और पद्म भूषण से भी यह सम्मानित है। ठीक है, कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रुचियाँ, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, तो पहला है वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगायनी, मेघनाथ वध, पतझर, मुक्ति यज्ञ, कला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं आगे। उसका देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। ठीक है, चल देखते हैं। तो महादेवी वर्मा समझते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अंकित है। कौन? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन सी? पद्म भूषण से उपाधि से अलंकृत है। ठीक है, कौन? महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कौन का है? तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि निराला उन्हें सरस्वती कहकर पुकारते थे। है ना, कवि निराला जो थे वह महादेवी वर्मा को सरस्वती कहकर पुकारते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं देखते हैं यहाँ से। यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत,
दीप शिखा। ठीक है, अब इसकी कुछ गद्य रचनाएं देखते हैं। क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ से साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। ठीक है, ये है महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, गद्य का भी और ये पद का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। ठीक है, चलिए किसके बारे में देखते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट से पॉइंट देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है ना। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से क्या है, अलंकृत है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जानते हैं, यानी कि उसके नाम से उसे पुकारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे है हिम, किरीटिनी, माता, युग, चरण और समर्पण। ये है प्रमुख माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रीतियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, तो रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से द्वारा सम्मानित है तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से उपाधि से भी अलंकृत है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रमुख इसकी रचनाएं कौन कौन सी है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसमें है पहला कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्ध नारीश्वर, रेती के फूल और संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद है भारतीय संस्कृति की एकता। ठीक है, भारतीय संस्कृति की एकता, ये है प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए उसका देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से। उसका देखते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो आधुनिक कविता के सुमेरु, छायावाद के जनक कहे जाते हैं किसे, जयशंकर प्रसाद को। आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। तितली कंकाल, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु और चित्रधारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इसके बारे में, तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो मुनि मार्ग के हिमायती भी कहे जाते हैं किसे, रामचंद्र शुक्ल को। क्या कहा जाता है, तो मुनि मार्ग के हिमायती। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में। रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। ये है रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसको देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। चलिए तो बढ़ते हैं। देखिए हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। ठीक है, क्या नाम है, गीत गोविंदानंद। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं आगे और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। उसको देखते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। तो प्रेमचंद के बारे में समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपनाम नवाब राय था। क्या था, नवाब राय था। हालांकि उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे आपको कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम क्या था, नवाब राय था। ठीक है, बाद में उसने अपना नाम चेंज किया और प्रेमचंद रख लिया। ठीक है, आगे प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ये भी याद रखिएगा। प्रेमचंद का असली नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद की कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है निम्न में। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना पुस्तक है और उसके कुछ कृतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। उसको देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। चलिए इन्हें कवि सम्राट किसे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को इन्हें कवि सम्राट हरिऔध के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को। ठीक है, जो ये हरिऔध है यह इसकी उपाधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो निम्न है। देखिए यहाँ पर अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास।
ये है प्रमुख रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय और यौध की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, उसके देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। इन्हें हालावादी कवि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो निम्न है। देखिए, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसकी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसका देखते हैं कालिदास जी के बारे में। ठीक है, महाकवि कालिदास को राष्ट्रकवि और भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कालिदास को महाकवि कालिदास को राष्ट्रकवि और भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? तो कालिदास को जाना जाता है। आगे इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि भी मिली है। किन्हें? कालिदास को चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया इसको जानती है। तो इसे निम्न है, कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह निम्न है। इसमें है पहला मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये है कुछ प्रमुख इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पे आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य समाप्त हुआ। इसमें प्रमुख जो कवि है, लेखक है और उसकी रचनाएं हैं और उसके उपनाम क्या है, उन सबों को मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको संपूर्ण हिंदी शुरू से और अंत तक पढ़नी है तो इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दीजिए और बस आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।